ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में हमने क्या किया, बैटरी लगाई। जैसे इस कंडक्टर में हम बैटरी लगा रहे हैं, आपको पता है अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आपके इधर उधर भाग रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ठीक है, कोई इधर से भाग रहा है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन चल रही है, हैफाजार्ड मोशन है, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो अंदर अभी बैटरी लगाने से पहले जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं। पता है कितनी होती है? 10⁻³ से 10⁻⁴ ये रेंज होती है इनकी स्पीड की। इतनी तेज़ स्पीड में इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये इधर उधर दौड़ रहे हैं अंदर, तो इनकी एवरेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, ये जो हम बता रहे हैं आपको ये। लेकिन एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी है? एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और 0 क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अल्टीमेटली यहाँ आ गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्टेंस नहीं ली जाती है, क्या लिया जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, विच इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी, हाँ नेसेसरी, हम बता रहे हैं ना नेसेसरी, अंदर वो उसका इफेक्ट इसीलिए तो 0 होता है। वो इधर उधर टकरा के आके अपना जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है उसकी वहाँ पे, यानी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा अल्टीमेटली। तो यहाँ पे एवरेज जब अभी आपने बैटरी नहीं लगाई है, हम वो वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वायर के अंदर ये बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं। देखो हमारे लिए ये, इनको एनर्जी कहाँ से मिली है? थर्मल एनर्जी है ना। वो थर्मल एनर्जी कितना डिग्री रूम टेम्परेचर पे कितना होगा? 20 डिग्री होगा या 27 होगा, ठीक है, आइडियली इतना ही होगा ना, इसी रेंज में। हमारे लिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इनके लिए वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत तेज़ इधर उधर मतलब दौड़ रहे होते हैं। तो एवरेज स्पीड तो बहुत तेज़ होती है जो आपको दिख रही है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी 0 होने की वजह से कोई इनका हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता है, नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला। इनकी एनर्जी से हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, ये अंदर खुद ही आपस में ही डिस्ट्रॉय कर ले रहे हैं एक दूसरे से लड़ के। तो अब जब हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम बैटरी लगाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हम पढ़ चुके हैं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसके अंदर? हाँ, फील्ड जो है वो पॉजिटिव से, हाँ पॉजिटिव वाले से कहाँ निकल के जा रही थी? देखा था हमने, ऐसे जा रही थी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी ये। तो फील्ड ऐसे बनेगी ना यहाँ पे, लेकिन ये जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होगी। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये होगी पॉजिटिव के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, वो इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड कर रहा होता है जाकर आपका अंदर, ठीक है। तो ये इधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इधर की तरफ जाएंगे। अब जैसे ही आप बैटरी इसमें लगाते हैं, तो आपने बैटरी लगाई, तो अब ये क्या होते हैं, ये इधर उधर, जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे दौड़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और आके फिर यहाँ पे मान लीजिए इस तरह रुक गया। पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब ये है। ये वाले में बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, बोलो। हाँ, ऐसा हुआ क्यों? ये जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस अपनी उसी जगह पर आता अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसके इन्फ्लुएंस में वो थोड़ा सा उधर की तरफ क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट हो जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब समझते हो ना, मतलब बहना, बहना बोलते हैं ना, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे बह रहा है कोई चीज, तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मान लेते हैं ये ऊपर भाग रहा था, तो ऊपर भाग रहा था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे खींच लेती है हल्का सा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है पता है? ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ किसकी वजह से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसको जो वेलोसिटी मिली उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर इधर उधर दौड़ रहे हैं, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दौड़ेंगे तो फिर भी इधर उधर, तो इधर उधर दौड़ने में वो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे कोलाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बोलो, पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करते हैं, नहीं करते हैं? बीच में पॉजिटिव चार्ज तो काफी ज्यादा है,
और बहुत पास पास होते हैं ये सारे एटम्स, पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड कर रहे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहां से निकला, ठीक है, उसके बीच में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। अब ये निकल रहा है, इससे टकरा रहा है, फिर यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस से वन बाय वन टकरा रहा है। अब इस चार्ज से टकराया ये, ठीक है, उसके बाद यहां से फिर इस चार्ज से टकराया, बीच में थोड़ी सी गैपिंग दिख रही है, नहीं दिख रही है, थोड़ी देर का जो उसको टाइम मिलता है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में थोड़ा सा उसको टाइम मिलता है, ठीक है। वो जो टाइम होता है उस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स कर लेता है वो उतने टाइम पे, क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है जब टकराने में, क्लियर है। और ये जो रास्ता है बीच का, दो कोलिजन के बीच में जो रास्ता मिल रहा है, इसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। ये टर्मिनोलॉजीज हैं खाली ऐसे याद रखने के लिए। और इसकी वजह से जो इसके अंदर हल्का सा ड्रिफ्ट क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। इसी ड्रिफ्ट से इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत बहुत कम होती है, एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 10⁻³ या 10⁻⁴ की रेंज में होती है। सोचो कितनी कम है, इतनी छोटी सी ड्रिफ्ट के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पंखा चल जाता है, लाइट जल जाती है। और इतनी छोटी स्पीड से चल रहे हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां तक इतनी जल्दी, सोचो, बताइए। बताइए सोच के जल्दी। हाँ बेटा बोलो। मीन फ्री पाथ। भैया इस पे दिमाग लगाओ कि ये कैसे तुम इतनी जल्दी स्विच ऑन करते हो और वो जल जाता है। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। ये पानी है, ठीक है, ये सब वाटर भरा हुआ है बिल्कुल, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इस पिस्टन से उनको पुश किया, थोड़ा सा पुश किया, हल्का सा, यहाँ से पानी गिरेगा नहीं गिरेगा? हल्का सा पुश किया, पानी गिर गया। जबकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो चल के यहाँ आए नहीं, है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो चल के नहीं गए ना वहां तक, तब भी पानी गिर गया। कैसे गिरा? ऐसे गिरा कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स ने इसको पुश किया, यहाँ वालों ने उसके आगे को पुश किया, इसको इसने पुश किया, एक दूसरे के पुश से वो अल्टीमेटली वहां तक इफेक्ट पहुंच गया ना। बोलो समझ में आया? यही केस यहाँ पे, सेम केस विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी इतने ज्यादा हैं उसके अंदर, ठीक है, मिलियंस ट्रिलियंस, आप कितना बताएं हम, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हैं कि आप यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिफ्ट आपको मिल रही है, तो वो ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट है ना, जो पुश है वो बहुत तेज है, वो बहुत आगे तक फौरन चला जाता है। तो जो पुश होता है वो इतनी तेज चलता है कि कहा जाता है कि पुश आपका लाइट की स्पीड से चलता है। तो इसीलिए आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं कोई भी अप्लायंसेस में, लाइट फौरन करंट वहां पहुंचती है और उसको चला देती है। तो वो किस स्पीड से पहुंच रही है? वो स्पीड ऑफ लाइट से आगे चल रही है। उसमें एक्चुअल में कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह नहीं जा रहा है, वो अपनी ही जगह पे ड्रिफ्ट कर रहा है हल्का सा। उस ड्रिफ्ट से जो पुश ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, बिल्कुल पास पास हैं दोनों। जैसे पानी में है, यहां से आपने दबाया, पानी का मॉलिक्यूल यहां से यहां नहीं गया, उसने पुश किया आगे के मॉलिक्यूल को, तो वो पुश बहुत तेजी से बिल्कुल एंड प्रोडक्ट तक पहुंच गया और पानी नीचे गिर गया। सेम यहां पे भी होता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, एक बार फिर क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत धीरे चल रहे हैं, उसके बाद भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी तेजी से अप्लायंस में पहुंच जाती है स्विच ऑन करते ही, और वो चलने लगती है। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर पूरी तरह से नहीं पहुंचते हैं, वो अपनी ही जगह पे ड्रिफ्ट करते हैं, बहुत हल्के से इधर से हिले, और हल्के से हिलते हैं तो वो जो पुश है वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से होता हुआ पूरा आपका वहां तक पहुंच जाता है वायर के अंदर, और वो इतनी तेजी से चलता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट होती
होती है। उसका एग्जाम्पल हमने पानी वाला दिया आपको, ठीक है। या जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों हाथों के बीच में हमने एक पेंसिल रखी हुई है। अब अगर ये पेंसिल यहाँ पे ना हो और ये दोनों हाथ ऐसे हो, हम बोले इस उंगली से इस उंगली पे फोर्स लगाओ, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा और ऐसे पुश करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर बहुत जल्दी करना है तो आप इन दोनों के बीच में एक इस तरह से हमने एक पेंसिल रख दी, और अब इस पेंसिल को हम यहाँ से जैसे ही पुश करेंगे फौरन पुश हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं पुश। तो पुश जो है वो बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पुश पे काम करते हैं, वो ड्रिफ्ट करके अपने बगल वाले को पुश करते हैं और वो पुश अंदर होता होता आपका फाइनली अप्लायंस तक पहुंच जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस तरह से है। क्या कैसे हुआ, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर। हाँ सर, पहले आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक आइटम को छोड़ छोड़ के नेक्स्ट आइटम पे जाते जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयन वो पीछे होता जाता है। हाँ, तो और अभी सर हम तो एक्चुअल चीज है, अरे वही चीज तो है, सेम चीज तो है। इसका मूवमेंट हो रहा है कि ड्रिफ्ट हो रहा है? तो ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को पुश कर रहा है, वो इतना पास है तो पुश तो कर रहा है ना। उसमें फर्क क्या आ गया यहाँ पे, पुश ही तो कर रहा है वो, पुश तो करेगा ही वो दूसरे को। फाइनली वो पुश ट्रांसफर होता वो चला जाएगा, वो किसी भी तरह से हो सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। सर, तो जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का मतलब कोलिजन से, उसी रीजन से इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड मतलब जो ट्रांसमिशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो रहा है, ये कोलिजन का कारण से ही हो रहा है। हाँ, कोलिजन के बाद जो वो थोड़ा सा अपनी इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट होकर फाइनल पे पहुंच जाता है, ये है रीजन। ये इनिशियल थी, ये फाइनल हो गई आफ्टर कोलिजन, जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो। अब वो आगे आया है तो उसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा उसको उसने पुश किया, वो भी इसी तरह से टकरा के थोड़ा आगे शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्टिंग आगे चलती जाएगी आपकी, हर एक इलेक्ट्रॉन से पास होती होती फाइनली आपके हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया, ये होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते रहते हैं, आगे मूव करते रहते हैं। और बस ये बात याद रखनी है आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को आपकी बुक में कैसे डिफाइन किया गया उसको समझो पहले। यहां ध्यान से देखिए, एक चार्ज हमने लिया, ठीक है, और ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्यू मान लेते हैं। हाँ, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, कोई दूसरा पार्टिकल अगर आप इसके पास रखेंगे यहाँ पे, जैसे Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं आप, कुछ फोर्स फील करेगा वो। यहाँ पे रखते हैं उसको, तो कहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा, ए वाले पॉइंट पे या बी पे? ए पे ज़्यादा फील करेगा। अच्छा, और दूर लेते चले जा रहे हैं हम उसको, सी पे कम फील करेगा, है ना। बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, ए से ये मान लेते हैं O है, ए से O के पास आपको अगर इस चार्ज को लेकर आना है, Q दोनों प्लस के हैं, मतलब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, ये सब प्लस के हैं। इसको अगर ए से O पे लेकर आना है तो आपको काम करना पड़ेगा ना, वर्क करना पड़ेगा। यस। हाँ हाँ। अच्छा, B से लेकर आना है तो भी वर्क करना पड़ेगा, C से लेकर आना है तो भी वर्क करना पड़ेगा। कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? अच्छा, बाकी जगह कम करना पड़ेगा। सी से ज़्यादा दूर है, वहाँ से खींच के लाना है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं। यस। बोलो। ए से O पे लाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। B से O पे लाएंगे, कुछ काम करना पड़ेगा। C से लाएंगे, वहाँ पे भी कुछ काम करना पड़ेगा। इतना दूर लेते चले जाइए कि वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाए, ये वाला Q जो चार्ज है आपका, इन्फिनिटी बहुत दूर पहुँच गया। अब इन्फिनिटी से जब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे आप, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, जैसे वहाँ से कर रहे थे वैसे वहाँ से करेंगे। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या बनाई है कि एक चार्ज बहुत दूर रखा है और उस चार्ज को वहाँ से उठाकर लेकर आते हैं किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में, तो आपको कुछ काम करना पड़ता है। जो काम आपको करना पड़ता है उसी को अगर आप उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है।
ये कहाँ से कहाँ ला रहे हैं आप? इस पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से, वर्क डन कहाँ से कहाँ का हो रहा है? इन्फिनिटी टू क्यू, चार्ज क्यू, बोलिए यहीं से यहीं तक है? हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी एक चार्ज को जब आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर आते हैं तो उस पर जो काम करते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स हमने बनाए हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग काम करना पड़ेगा या नहीं चार्ज को जब आपको वहां लाना है? इस Q चार्ज को आप C पर लेकर आएंगे तो मान लीजिए आपको जो काम करना पड़ रहा है, या हम इसका नाम रख देते हैं कुछ 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। इस Q को इस C तक लेकर आते हैं तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाता है? 10 वोल्ट का। इस Q को अगर आप B पर लेकर आते हैं तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाता है? 15 वोल्ट का। इस Q को अगर आप इस A पे लेकर आते हैं तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा? 20 वोल्ट का। ये हमें दिखा रहा है कि हर जगह लाने में वर्क डन अलग अलग होगा। बोलो, यहाँ पे लाएंगे तो कुछ और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लाएंगे तो कुछ और यहाँ पे लाएंगे तो कुछ और। बोलिए। हाँ, इसका मतलब ये हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो पोटेंशियल है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आप किसी चार्ज को लेकर जाएंगे तो वो उस पॉइंट पे एसोसिएटेड जो पोटेंशियल है वो उसको एक्वायर कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो नेसेसरी वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं, नीचे ऊपर उठाकर ले गए, अगर आप 10 मीटर ले गए उठाकर, एक को नीचे से उठाकर 15 मीटर ले गए आप, ठीक है 15 मीटर, और दूसरे को आप उठाकर ले गए यहाँ से 20 मीटर। इन तीनों के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं? बोलो। सेम होगी? सेम होगी? तीनों के पास अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग है? इस पे सिर्फ 10 मीटर उठाया है, इसको कितना उठाया? 15 मीटर उठाया है, इसको 20 मीटर उठाया। अगर तीनों के मास सेम है तो तीनों जब नीचे गिरेंगे तो सेम इफेक्ट क्रिएट करेंगे नीचे? नहीं, इसका मतलब तीनों की एनर्जी अलग अलग है, इसीलिए तो अलग अलग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब जिस पे जितना ज्यादा काम किया जाएगा उसके अंदर एनर्जी उतनी स्टोर हो जाएगी। क्लियर? हाँ, इसका मतलब इस चार्ज को आप अंदर ला रहे हैं किसी ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो जितना ज़्यादा काम करेंगे इस पे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे कि आप ग्रेविटेशन में करते हैं। जब इसको आप अंदर ला रहे हैं तो यहाँ से सी पर लाने में कम काम करना पड़ेगा, सी तो पहले पड़ गया ना रास्ते में, और बी पर लाने में ज़्यादा काम करना पड़ा उसके कंपैरिजन में, तो वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर हुआ, और ए पर लाने में और ज़्यादा काम करना पड़ा तो ए पर और ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर हो गया। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे आप वो उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा। ये काम हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। बोलो। अरे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर फेंक रही है, आप उसके पास ला रहे हैं, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यहां पे जो काम हो रहा होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? वो उसको नीचे खींच रही है, तब आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हैं काम यहां पे। जब आप हाँ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं ना काम, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींच रहा है उसको, आप उसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द फील्ड जब आप काम करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहां पे भी स्टोर हो गई थी जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे थे, और यहां पे भी स्टोर हो जाएगी जब आप किसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। यहां पे हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, यहां पे क्या बोलेंगे जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? और यही काम हमने काम ये समझाया था कल। कौन करता है ये काम? कल जो समझाया था हमने, यही काम कौन करता है? अगेंस्ट द फील्ड ले जाने का।
अरे बैटरी करती है भाई, हाँ, फिर वो एनर्जी स्टोर कर देती है उसके अंदर। वो देखते हो रिपल्शन हो रहा था वहाँ पे, और वो तब भी उसको दबा दबा के वहाँ पे ले जा रहा है, उस पर काम कर रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे भी एनर्जी इस तरह से स्टोर हो जाती है, जब आप अगेंस्ट द फील्ड उसको लेकर आते हैं, कुछ काम करते हैं, जो काम आपने किया, आपने एनर्जी लगाई, भाई काम करोगे तो एनर्जी से ही करोगे ना, तो आपने एनर्जी लगाई। अब आपने भी पढ़ा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो आपकी एनर्जी बर्बाद तो होनी गई, कहाँ गई फिर? जो आपने लगाई वो किसको मिल गई? जिस पे आपने काम किया, ठीक है। तो अगर वर्क डन अपॉन और वर्क डन बाय, दो टर्म है, ध्यान से सुनो। वर्क डन अपॉन में एनर्जी देंगे आप, और वर्क डन बाय में वो एनर्जी मिल जाएगी आपको। क्लियर है? वर्क डन अपॉन का मतलब क्या है? किसी चीज पर आपने काम किया, तो इसका मतलब क्या है? आपने उसको, उससे एनर्जी ली या उसको दी? बोलिए, दी। और वर्क डन बाय का मतलब ये हुआ कि कोई अगर किसी के थ्रू काम हो रहा है तो वो एनर्जी उसको दे रहा है, ठीक है, उससे एनर्जी ली जा रही है, कहने का मतलब ये है। तो ये दोनों टर्म यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इस पे काम कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, नीचे से ऊपर लेकर जा रहे थे। तो पोटेंशियल को इसीलिए डिफाइन किया जाता है कि किसी इंफिनिटी से किसी चार्ज क्यू को आप लेकर आते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जितना काम करते हैं पर यूनिट चार्ज, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि बताइए B से और A के बीच में, अब दोनों का पोटेंशियल अगर आपको दे रखा है यहाँ पे, B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए? ये VA है, ये VB है। B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। दोनों के पोटेंशियल तो पहले ही पता है तुमको, कितना है? 5 है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 20 - 15, 20 - 15 आपको दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का, दोनों पोटेंशियल्स के बीच का, ठीक है। बताओ इसमें कोई डाउट? क्लियर हुआ? पोटेंशियल क्या होगा? सर ABC क्या है? ABC पोजीशंस हैं, ABC पोजीशंस हैं, जिस पोजीशन पर आप चार्ज को लेकर आ रहे हैं कहीं दूर से। ABC पोजीशंस हैं नियर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई Q चार्ज की, उसके पास की पोजीशंस हैं, और A सबसे पास में है उसके, B उससे थोड़ा दूर है, C उससे थोड़ा दूर है, एक चार्ज बहुत दूर से आप लेकर आ रहे हैं, तो अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग पोटेंशियल होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझने की बात यह है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पोजीशंस पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका पोटेंशियल अलग अलग होगा, नहीं होगा? हाँ, बस इतना ही समझना है आपको यहाँ पे कि अलग अलग पोजीशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस सब का पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि सब पे अलग अलग तरह से काम किया गया होगा। एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए उस पर अलग अलग अमाउंट में काम किया गया होगा, तो उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग तरह से स्टोर हो गया होगा उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है? हाँ बोलो बोलो। सर इसमें ये भी क्या मीडियम पे डिपेंड करेगा कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। जो वर्क डन कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी में भी तो लॉस हो रहा है, वो सब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, सब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तभी तो मिलेगी उसको एनर्जी, ठीक। हाँ, जिस पर वर्क किया जा रहा है उसी में स्टोर हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग इज, क्या कहलाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, करंट, नन ऑफ दिस। पक्का? ठीक है, ए होगा आंसर। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग समटाइम्स जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस? पहला ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉम एंड हेयर रिजल्ट्स इन अ चार्ज। दूसरा ऑप्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है, कंडक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर, एंड फोर्थ वन इंडक्शन। सोच लो, पक्का? फ्रिक्शन? सही है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इज. पहला ऑप्शन है फील्ड ऑफ चार्ज, दूसरा है अमाउंट ऑफ चार्ज, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज एंड फोर्थ वन इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज. पक्का? बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ. क्या होगा? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ. दूसरा है द ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिव एंड सिल्क गेट्स नेगेटिव. ठीक है. न्यू चार्जेस आर क्रिएटेड एंड फोर्थ है बी एंड ए एंड बी दोनों. यानी डी ऑप्शन. हाँ बिल्कुल सही. नेक्स्ट, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर. क्या है? पहला ऑप्शन है इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, अगला है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ठीक है. अगला है अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेस एंड नेक्स्ट वन अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. सही से देख लो कहीं गलती ना कर जाओ. इक्वल एंड अपोजिट, बी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय हैमरिंग, हीटिंग, शेकिंग, रबिंग. रबिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड व्हेन इट हैज अ चार्ज इम्बैलेंस विच मीन्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट कंटेन्स नो प्रोटॉन. ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड D1 ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. कितना? डी. अरे बी बोल रहे हैं कुछ लोग, डी बोल रहे हैं. क्या है? डी फॉर डॉग. डी फॉर डॉग ही समझ में आता है और कुछ नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्लेटिनम, गोल्ड, सिलिकॉन, कॉपर. कॉपर नहीं होगा, बेस्ट पूछ रहा है तो सिल्वर गोल्ड सब दिए हैं, सिल्वर दिया नहीं है उसने. कॉपर. ऐसा क्यों हुआ है? कॉपर कैसे सही हो गया? गलत है ना आंसर? एक्सपेंसिव से इसका यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि मतलब चीप के बारे में कि चीप बताना है तुमको है? फिर भी कॉपर होगा है? फिर भी आज तुम लोग जाके इसके ऊपर सर्च करना. ठीक है. नेट बहुत यूज कर रहे होगे, कुछ काम की चीजें भी सर्च करो. आगे चलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर. ड्राई हेयर, डायमंड, इबोनाइट एंड ह्यूमन बॉडी. सही है, ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a method for charging a conductor without bringing a charged body in contact with it is called magnetization, electrification, electrostatic induction, electromagnetic induction. अब कंफ्यूज करा है लास्ट में CD में इन्होंने. क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल सही है. स्टैटिक चार्जेस होते हैं वहाँ पे, तो ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाँ सर, आपने क्वेश्चन लगा था तो इसको सॉल्व करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे अभी. A conducting sphere is negatively charged. Which of the following statements is true? The charge is uniformly distributed throughout the entire volume. Next है, the charge is located at the center of the sphere. Next है, the charge is located at the bottom of the sphere because of gravity. And next one is,
द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे एक नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी। सर ए आ रहा है कुछ बच्चों का आंसर। यहाँ से एक नई चीज़ भी पता चलेगी जो मुझे लग रहा है अभी मैंने डिस्कस नहीं की है क्लास में। सर सरफेस लास्ट। हाँ, कुछ लोग कॉमन सेंस से लास्ट वाला प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पहला कर रहे हैं। बता दीजिए फाइनली कौन सा होगा। चलें आगे। हाँ, बिल्कुल सही है। ये याद रखो, जब कभी भी किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा रहा है, उसको चार्जेस दिए जा रहे हैं, तो उस पर जो चार्ज होता है ना वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। और इसी से सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस पे कितना चार्ज है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तीन तरह से होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, जब आप किसी को चार्ज देते हैं तो वो सारा उसके सरफेस पे ही आ जाता है। इसी से पूछा जाता है जो सोप बबल है वो अगर कंडक्टिंग है तो उसका सारा जो चार्ज होगा वो सरफेस पे ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अ कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1.34, अगला है 10 to the power 7 होगा ये यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। और तीसरा ऑप्शन ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये मुझे लगता है 10 to the power 19 होगा, यहाँ पे गड़बड़ हुई है इनसे। ये होगा, ये मुझे लगता है पूरा 10 to the power 19, ये होगा 7, ये होगा 19, ठीक है। तीन ही ऑप्शन है क्या, चौथा कहाँ है? हाँ ये। चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा। ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन बी 1.34, ये 10 to the power 7 ही आ रहा है ना, सही है ना? ये 107 तो गलत था ये शायद। सर 10 to the power 7। हाँ ठीक है। और बच्चे कर रहे हैं या आंसर बताएं? 3 होगा। अच्छा बता दीजिए आंसर। बी होगा, सही है, इसने भी निकाला है, ठीक है। कितना आ रहा था तुम लोगों का? तो सही है 1.34 इंटू 10 to the power 7। कैसे किया, कैसे किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। हाँ, अब मोल कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। उसके बाद उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 6 into 10 raised to the power -7 coulomb. The number of electrons transferred to polythene from wool. बताओ, पहला ऑप्शन ये आपका। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अवोगाड्रो नंबर, हमने पहले लेक्चर में बताया था कैसे निकालते हैं। पहला लेक्चर देखा था, पहले में था या दूसरे में था? ग्रुप पे जाइए, उसको लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखिए। इसीलिए कह रहे हैं सारी क्लासेस रेगुलर करो, और क्लासेस करने के बाद भी रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं उसको करो। अगर कोई एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ी जा रही हैं तो एक बार में नहीं आएंगी, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं आ रही तो आप उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप नहीं देख रहे हैं दोबारा, तो फिर तो और नहीं आएगी, वो आप निकलती चली जाएगी। रिकॉर्डिंग इसलिए देखने को कहा जाता है अगले ही दिन, ताकि आप उसका जो भी डाउट है उसको नेक्स्ट क्लास में पहले पूछ लीजिए, तब क्लास आगे चलेगी। अब वो डाउट आप पहले क्लास का डाउट आज पूछ रहे हैं क्योंकि आज हमने क्वेश्चन कराया उसके ऊपर, तो वो फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये केमिस्ट्री में ही आपने पढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी हमने लिखवाया था, उसको देखिएगा। उसको देखने के बाद उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से ट्राई करना। ये क्वेश्चन हम भेज देंगे तुमको PDF, इसको फिर से ट्राई करना। नहीं आएगा तो अगले टर्न पे इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अगर खुद से लगाना सीख जाओगे वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हम लगवा तो देंगे यहाँ पे, ठीक है। 10 to the power यहाँ पे कितना है? ये 10 होगा, यहाँ पे फिर गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 12 होगा और ये 12। ट्राई करिए। बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है इन लोग सबने जो है वो अच्छे से वीडियोस देखे हैं, रिकॉर्डिंग भी देखी होगी, और आज इसीलिए आंसर निकल रहा है क्योंकि आपको उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे करना है आपको। डी ऑप्शन सही है, यही आ रहा है 3.75 10 raised to the power 12, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 14। पहला है इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ध्यान से सुनना, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द बॉडी इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। 250 ईयर्स, 100 ईयर्स, 190 ईयर्स, 198 ईयर्स, 150 ईयर्स। अगर हर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 1 कूलम, द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितना टाइम लगेगा? 1 कूलम का चार्ज आपको पता है कितना होता है, याद होगा, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? 10 to the power 9। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड लग रहा है। 198 ईयर्स। देखते हैं बेटा अभी, तो 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कितना टाइम लगेगा? 1/10 इंटू ये होगा ना, ऐसे ही लगाया होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 10 9 है, ये तो कट जाएगा, तो ये कितना आ रहा है आपका? 625 इंटू 10 to the power 9। ये आ रहा है सेकेंड्स में और आपको ईयर्स में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? सर 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। यस, अब कैलकुलेशन है इसमें। वन 198 देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है 198। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है जो हमने बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया सबको? चलें, 1 सेकंड में हमने यहाँ पे निकाला, दिया हुआ है ना, तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 1 सेकंड में। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्यों लिए हमने? क्योंकि ये कितना होता है? 1 कूलम। यही तो होता है, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ प्लस 2.4 कूलम। पहला ऑप्शन है 2.5 इंटू 10 raised to the power 19, 1.5 इंटू 10 raised to the power 19, 1.5 इंटू 10 raised to the power minus 19 एंड 2.5 इंटू 10 raised to the power minus 19। ये 19 है। फिर ऑप्शन बी। बहुत जल्दी आ गया, शाबाश, बहुत जल्दी निकाल रहे हैं कुछ लोग, बाकी लोग भी कोशिश करें। बी देख लेते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अगले चलते हैं 16 क्वेश्चन नंबर पे। क्या कह रहा है? अ कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड वेज 0.75 ग्राम। इट हैज़ ए स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 मिलीमीटर। It is electrically neutral and contains equal amounts of positive and negative charges. The magnitude of these charges is atomic weight, atomic mass दिया एल्यूमिनियम का 26.98। पहला ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ये 3 इंटू 10 3.47, ठीक है, 3.47, फिर 1.67 और 1.67। यहाँ पे चार्जेस अलग अलग हैं बस। ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 20 होगा, ये 22 होगा। चलिए इसको ट्राई करिएगा, टाइम भी हो रहा है 7। ए आ भी गया, ऑप्शन ए बता रहे हैं कुछ बच्चे, बाकी लोग भी ट्राई करें। ऑप्शन ए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ और इसको बाकी लोग घर पे ट्राई करेंगे। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा ये मुश्किल शायद लग रहा हो, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप इसको सोचिए ध्यान से, नहीं होगा तो हम तो कराएंगे ही।
देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आंसर होगा, इन लोगों ने भी निकाला है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, कल आपका वैसे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कर लें डिस्कस, 8 या 9 क्वेश्चन और बचे होंगे। चलो अच्छा, छोड़ते हैं, नेक्स्ट टर्न के लिए रखते हैं। आप लोग का कल पीटीएम है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है? अरे हाँ, ठीक है, अच्छा। कल क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ज़रा पढ़ो, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, कहाँ है? अच्छा, ग्रुप पे तो भेजा था, ठीक है, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन था व्हेन अ मटेरियल x इज रब्ड विद y, ये था ना, देन मटेरियल x एक्वायर्स -4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -16 है, कितना है? हाँ, -16 कूलॉम चार्ज। मतलब जब x को रब किया जाता है किससे? y से, तो किसके ऊपर आ जाता है ये? किसके ऊपर आ जाता है? x के ऊपर। ये x का चार्ज है ना, बोलो, ये x का चार्ज है, ठीक है। और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? फाइंड द चेंज इन मास ऑफ y, y के मास में कितना चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे y से x पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यही हो रहा है क्या? बोलो, हैं? हाँ, तो y के मास में चेंज तो होगा, कम हो जाएगा ना y का मास। y के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी y के पास? -4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16, यही होगा ना, इतने की कमी हो जाएगी इनके पास। अरे बोलिए भाई, कितने की कमी हो जाएगी? यानी हम कह सकते हैं कि y के ऊपर इतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, Q ऑफ y अगर हम कहें। हम सब जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? Ne वाला होता है, ये वाला, बोलो, ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है? हाँ, तो चार्ज कितना है? चार्ज है 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -16, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, वही तो निकालने हैं, ठीक है। और 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है। बताओ ये n कितना आएगा? यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 300 आएगा, 16 3 होता है ना, ये 300, हाँ 3000, चलो ठीक है, 3000 हो गया। अच्छा, कितना चेंज आ जाएगा मास में? तो उसको मल्टीप्लाई करिए एक इलेक्ट्रॉन के मास के साथ। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3 हो गया। यहाँ पे यहाँ कितना है? 3, और ये कितना है? यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना आगे चला जाएगा? 1 2 3 4 आगे जाएगा, ये आएगा 2.73, 4 कम कर दीजिए, हाँ ये जिसका आ रहा है सही है, सही है। जिन लोगों का भी ये आया है, कई लोगों ने भेजा है मुझे आंसर्स, उन सब का सही है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इसमें? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसलिए भेजे जाते हैं कि आप ट्राई करें, गलत होता है सही होता है फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होती है। और इस साल हमने पहले ही आपको बताया था कि हम लोग बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें करेंगे और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे। आप जब बाय द टाइम आप 10th कंप्लीट करेंगे ना, मतलब आपको काफ़ी कुछ आ चुका होगा। आप किसी 12th वाले से डिस्कशन करके देखिएगा तो उसको खुद लगेगा कि वो मानेगा नहीं कि आपने अभी 10th में है, आपने कैसे पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम करा चुके हैं आपको। जो 12th के लड़के जिसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं वो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर है अभी से। तो बगैर किसी बर्डन लिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, उसमें क्या नुकसान है हमारा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 एटम्स, ठीक है। ये एटम्स। If 1 electron is removed from every atom of the solid, the charge gained by the solid in 1 gram. आसान है क्वेश्चन, तो सही है, बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Coulomb's law relates two charges and distance between them, describing the electric force as being proportional to the charges, inversely proportional to the distance between the charges, proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance
एंड प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्सेज। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस रिपेल। तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। फोर्थ वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज। बताइए क्या होगा। पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सही है। कौन सा होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, द कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन। अब देखो ये आपकी नॉलेज जो आपको इससे पहले दी गई है उससे हो जाएगा ये। नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तीसरा इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, फोर्थ वन बोथ ए एंड बी। पहला तो नो डाउट बिल्कुल सही होना चाहिए ना, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, कौन सा नहीं है, ठीक है। नॉट, बोथ द फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ द फोर्सेज ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेज, ठीक है, मिल गया होगा। बोथ द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बोथ द फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब सही है। सी सही है, सी ऑप्शन सही है। तुक्का मार रहे हो, इसका मतलब तुम लोग को दिख गया, ये तो खैर दिख रहा है कि गलत है। अच्छा ये क्यों गलत है, सी वाला, बी वाला, बी वाला क्यों गलत है। बताओ तो क्यों गलत है बी वाला। अब कोई नहीं बोला, सन्नाटा हो गया ना। अरे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ज़्यादा दूरी हो जाएगी तो नहीं करेगा, बोलो ना, ऑब्वियस सी बात है नहीं करता है। ये डिफरेंस है एक उसके बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ठीक यही चीज़ उल्टी हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम डिस्टेंसेस जो होती हैं या बहुत छोटी बॉडीज उनके बीच में नहीं काम करता है। सी वाला सही है या नहीं ये पहले बताओ। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने कुछ बताया था क्या कभी? क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कुछ बताया था हमने किसी लेक्चर में, कभी कुछ डिस्कस किया था? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ अप्लीकेबल होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, और जहां पे नहीं होता है वो नॉन कंजर्वेटिव है। एक एग्जांपल भी दिया था नॉन कंजर्वेटिव का, याद है किसी को? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स दिया भी था। ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं आपके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ये सब इन सब में कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे नेचर में। ये देखिए दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बोलो दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव नहीं हैं। दोनों फोर्सेस में एक अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? प्योरली अट्रैक्टिव फोर्स है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस 1×10⁻⁻⁷ कूलम and 2×10⁻⁻⁷ प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर इज। फोर्स पूछ रहा है, चलो निकाल लो, ऑप्शन बाद में देते हैं। क्या होगा? ओरल हो जाना चाहिए, इसमें कैलकुलेट करोगे पेन पेंसिल उठा के, ओरल करो। चलो ऑप्शन दे देते हैं, बताइए।
सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर 10⁻³ 10⁻³ 2 ऑप्शन में आ रहा है। सर 4.5 10⁻³। ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्या बोल रहा है? द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3 × 10⁻⁻15. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट ईच प्रोटॉन एक्सर्ट्स ऑन द अदर इज, क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर आपको आंसर बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन वाला आंसर दिखा दें। यस सर, कौन सा ऑप्शन सही है? ओके सर। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्या तुम्हारा कुछ और आ रहा है क्या? यस सर, कैलकुलेशन है। Sure. The magnitude of electrostatic force that each proton exerts on the other is, क्वेश्चन अच्छा है, क्या आएगा आंसर? ऑप्शंस हैं 20.6, 25.6, 15.6, 12.6। मान लीजिए डिस्टेंस दे रखी थी बीच की, चार्जेस क्या लिए हैं प्रोटॉन पे? +1.6। सर +1.6 10⁻⁻⁷। हाँ हाँ ठीक है। के की वैल्यू क्या ली है? सर 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹? 9। हाँ, बी ऑप्शन सही है। देखो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? यस सर। 9 × 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाई, अब स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो 3 3 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻30 हो जाएगा, है ना? ये कैंसिल हो जाएगा। अरे 16 सा 256 होता है ना? कितनी जल्दी आया आंसर? 16 का स्क्वायर 256 होता है। यस सर। हाँ, देखो कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर डालो। अगर ऐसा करते हो 30 तक स्क्वायर 20 तक क्यूब याद कर डालो, बहुत तेज आंसर आएगा। अब सोचो ये चीज़ लिखते ही, ये चीज़ इतना खाली लिखा, और मतलब होना तो ये चाहिए था कि ये माइंड में हमारे आ जाती पहले ही, इतना लिखना भी नहीं पड़ता। भाई नीचे 9 हो जाएगा, ऊपर के की वैल्यू भी 9 आएगी, 9 9 कैंसिल हो जाएगा। हमें 10 की पावर नहीं देखना है अभी, ठीक है? पहले हम ये देखें कि हमारा क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, जो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो वो 16 दो जगह दिखा है, 16 का स्क्वायर 256 ऑप्शन में एक ही जगह दिया हुआ है ना, मतलब 2 जगह होता तो दिक्कत होती। तो ये बहुत स्मार्ट तरीके होते हैं, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई मार्केट की बुक नहीं आती है ट्रिक की जो ये तुम कहीं से सीख लोगे, ऐसे ही आती है प्रैक्टिस करते करते। आपको स्क्वायर आते थे तो आपने फौरन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चे 5 सेकंड में कर देंगे, इसको पढ़ा, थोड़ा सा लिखा, और हो सकता है लिखना भी ना पड़े कुछ लोगों को। और कुछ बच्चे होंगे जो पूरा सॉल्व करेंगे, टाइम लेंगे 2 मिनट 3 मिनट। तो आपको ये चीज़ डेवलप करनी है अपने अंदर कि कैलकुलेशन को कितना कम बनाया जाए, कम किया जाए, शॉर्ट किया जाए कंपटीशन के लिए खासकर, ठीक है? स्कूल की बात अलग है, अब तो स्कूल का भी पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे। आगे चलते हैं। 2 insulated charged metallic spheres P and Q have their centers separated by a distance of 60 centimeter, ठीक है? फिर कह रहा है the radii of P and Q are negligible compared to the distance of separation. The mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 3.2 × 10⁻⁻⁷ coulomb. अच्छा, ये वाला बस पॉइंट समझना है कि जो कह रहा है द रेडियाई ऑफ द पी एंड क्यू आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसका मतलब बहुत पास रखे हैं या बहुत दूर रखे हैं, बस यही समझना है। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? बहुत पास रखे हैं या बहुत दूर रखे हैं? हाँ, यही समझना है बेटा। ये वाली लाइन में इतना आइडिया हो गया तुमको तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फिर आसान हो जाएगा। ये कहाँ रखे हुए हैं, करिए, ट्राई करिए। ऑप्शंस हैं ये, कह रहा है दूर कैसे रखे हुए हैं, कह रहा है रेडियाई ऑफ पी एंड क्यू आर नेग्लिजिबल। रेडियाई नेग्लिजिबल है, इसका मतलब रेडियस बहुत कम है
कंपेरेबल टू देयर सेपरेशन। तो रेडियस बहुत छोटी है, इसका मतलब बहुत दूर रखे होंगे ना, नहीं समझे? समझ गए? Sir, 2.5 into 10 power minus 3. मतलब बी ऑप्शन, Yes. ठीक है, बी ऑप्शन आया है कुछ बच्चों का, सभी का आ गया। अच्छा, कैलकुलेशन ही इसमें भी है खाली, और कुछ भी नहीं था। रेडियस की जो बात कर रहे हैं, क्या रेडियस का कोई इफेक्ट है क्या उसमें? रेडियस का कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अच्छा, ये लाइन लिखी थी तो इस लाइन का रेलेवेंस क्या है लिखने का? कोई फायदा है इसको लिख के? नहीं लिखते तो क्वेश्चन हो जाता। ये जो लाइन इन्होंने बीच में डाली, द रेडियाई ऑफ द पी एंड क्यू आर नेग्लिजिबल, ये वाली लाइन नहीं डालते तब भी क्वेश्चन हो जाता। Yes, sir. तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे डेविएट करने के लिए चीज़ें आएंगी, डाली जाएंगी, ताकि आप कंफ्यूज हों। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर ले जाएंगे उसके बाद भी। तो देखो, इसको ओरली भी कर सकते थे। 3.2 ऊपर रहेंगे, 6 6 36 है, ऊपर 9 होगा, 9 4 नीचे कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2। अभी हम खाली वो देख रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये सब में अलग हैं, ये डिजिट सबकी अलग अलग हैं, तो सबकी अलग अलग हैं, तो अभी हम उधर जाएंगे ही नहीं कि माइनस में पावर कितनी आएगी। ठीक है, हमारा आंसर यहीं पे निकल आया, तो वो तो सही होना ही होना है। 32 इंटू 32 इंटू 9 इतना ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? 60 इंटू 60। तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा। 0.6 into 0.6. नहीं, अरे हम क्या कह रहे हैं, अभी हम वो देख ही नहीं रहे ना किधर पावर में कितना आएगा। बात को समझिए पहले। अभी हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, इसमें कितना अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर इसको नहीं भी देखेंगे, खाली इसको देखें तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा ना। तो उसको अभी बॉदर नहीं होते हैं उसके लिए, ठीक है। ये एक तरीका समझते हैं कि कैसे हम ये सब चीज़ें से बच सकते हैं और जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 2 6, 3 3 9 और 3 2 6, नीचे आ रहा है आपका 4, ऊपर कितना है? 32 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को पता है? चलो अच्छा, 32 का स्क्वायर छोड़ो, ये 4 8 हो गया, ये सही है? हाँ, 4 8 8 2 कितना? 16, 8 3 21 और 1 22। ये तो कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है। नहीं सॉरी, सही है, ये आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ, तो अब देखो 25 किस ऑप्शन में है? Option B. बी। बच गए ना हम वो सारी चीजें करने से। बोलो, मतलब आप ये करने की क्या जरूरत है? सोचो, इसमें टाइम वेस्ट ही तो होगा, नहीं होगा? ये सब देखना कि 0.6 है, ठीक है, फिर हम ऊपर ले जाएं पॉइंट को। बोलो, सोचो, इसके ऊपर गौर करो, क्या ये चीज इफेक्टिव है या नहीं है? इस तरह से अगर हम करें, क्या लगता है? तो ये तरीका, हाँ क्या करो बेटा, आवाज थोड़ा स्लो आ रही। हाँ, लगा हो तो वो हटा दिया? कहाँ से हटा दिया? हटा नहीं दिया यार। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम अभी पावर से कंसर्न हैं ही नहीं, किसकी कितनी पावर लगी है, किसके पास कितने जीरोज हैं, क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क, हम अभी उसको नहीं देखेंगे। हम ये वाली सेकंड वाली जो थिंग है आंसर में, उसको नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये सब अलग अलग है ना, अलग अलग। बोलो, ये अप्रोच सीखो पहले। ये सब अलग अलग है नहीं है? बोलो, सारे ही अलग है। 5.2, 2.5, 1.5। अब सोचो कि जब ये सब अलग अलग हैं तो हमारे, अगर हम खाली यही आंसर में निकाल लें, अभी हम 10 टू द पावर में कितना आंसर आएगा उसके साथ में उसको उससे कंसर्न ना हो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, सही नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो ये चीज, यही चीज आपको पकड़नी होती है कि इसमें थोड़ा और टाइम आपका वेस्ट होगा, ये भी बचा लीजिए आप, मत दीजिए उसको टाइम। भाई आप 10 टू द पावर 7 रखते ऊपर 2 बार, ठीक है, यहां पर आता कितना? 10 टू द पावर 9 आता। फिर नीचे जो बच्चे बता रहे थे अभी, क्या करते हैं हम? 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये सब करना पड़ता नहीं? बोलो,
फिर ये ऊपर जाता, ऊपर जाएगा, फिर वो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, जो भी कुछ होगा, उसके बाद क्या होना था, और ये 10⁻⁻7 भी था 2 बार, यानी 14 हो जाता है ये ऐसे। बोलिए, ये सारी चीजें करने के बाद आपकी ये भी पावर आ जाती है 10⁻³ लेकिन ऐसा करने में टाइम वेस्ट होता या नहीं? बोलिए, टाइम तो जाता है ना थोड़ा बहुत। हाँ, और हो सकता है कंफ्यूजन भी कई बार हो सकता है, हो जाता कुछ पावर में इधर उधर, तो आप परेशान होते। तो आप देखिए, ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि ऑप्शंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस आपकी हेल्प के लिए होते हैं एग्जाम में। हम लोग जो तरीका हमारा ट्रेडिशनल स्कूल वाला होता है, हम उसी को चलते रहते हैं लेकर, ऑप्शंस को उतना हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ऑप्शंस दिए हैं तो फिर हमें तरीका बदलना चाहिए। जब ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आए तो हम वो वाला तरीका लगाएं, जब सब्जेक्टिव है तो वो अलग वैसा करना ही है हमको सब्जेक्टिव में, है ना। तो ऑप्शंस दिए तो ऑप्शंस को अच्छे से आप अंदर देखिए, उसको ब्राउज करिए कि हाँ भाई क्या क्या दिए हुए हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं। अगर ये इसमें से 2 वैल्यू सेम हो जाती सपोज करो, तब तो फिर हमारे लिए ये वैल्यू मैटर करती, सेकंड वाली, ठीक है। तो लेकिन वैल्यूज इतनी अलग हैं, ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, तो अब क्या करना है आपको, बस इस पे फोकस करना है। ये तो अपने आप मैच करेगा, जो भी आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सर के ऊपर से जा रही है, बोलो। हाँ सर, जैसे जब बाय चांस कोई दो ऑप्शन है, जैसे 2.5 अगर कोई बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में होता है, सर तब भी कोई चीज नहीं, तब तो बेटा सॉल्व करना पड़ता है ना। एग्जामिनर ऐसे फंसा लेता है जब क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को बहुत अच्छा बनाया गया, तब तो मतलब करना पड़ता है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लोग यहाँ पे कैजुअलिटी छोड़ देते हैं, उसका हम फायदा उठा सकते हैं अगर हमें मिल जाती है। नहीं छोड़ेंगे तब तो हम मजबूर हो जाएंगे, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तब हम एक चीज कर सकते थे जो तुम पूछ रहे हो, तब हमारे पास एक और ट्रिक थी कि अगर ये ऐसा कर देते कि मान लीजिए जो ऑप्शन आंसर आया हमारा 2.5, हो सकता है यहाँ पे भी 2.5 दिया होता 3.5 की जगह पे। अब हम क्या करते, ये चीजें देखते, है ना, बोलो। अब हम इधर आ जाते और इधर देखते कि अब यहाँ पे देखिए क्या सब अलग अलग दिए हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, तो तब भी स्कोप रहता। अगर इधर भी हमें स्कोप नहीं मिलता तो फिर हम ट्रेडिशनल तरीका तो जानते ही ना करने का, वो तो कर ही लेते हैं हम, वो तो हमारे पास रिजर्व में पड़ा ही था। लेकिन स्मार्ट तरीके अप्लाई करने में क्या जा रहा था, है ना। अगर हमारा सवाल हो जा रहा है उससे तो फिर क्या। और आपको पता है कि मतलब आप जो क्वेश्चंस आए होंगे एग्जाम में, उसमें 70 to 80% क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन होते हैं। बहुत ज़्यादा इतना दिमाग लगा के ऑप्शन नहीं बनाए जाते हैं, ऑप्शंस को ऐसे ही रैंडमली डाल दिया जाता है वहाँ पे। और बच्चे जो स्मार्ट तरीके अपना लेते हैं वो बहुत जल्दी निकाल ले जाते हैं आंसर। तो इसलिए आप देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए आपका कैलकुलेशन बहुत कम करवा देंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें। हाँ, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। 25th क्वेश्चन नंबर है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ। और हाँ, ये NTSC स्टेज 2 का वीडियो अपलोड हुआ होगा, कल या आज हुआ होगा, देखिएगा। वो वीडियो हमने रिकॉर्ड करा दिया है, उसमें हमने भी ये तरीके से सॉल्व करके दिखाया है आपको। बहुत शॉर्ट तरीके भी हैं उसमें। और पूरा जो फिजिक्स का स्टेज 2 का पेपर अभी हुआ है, फेब में हुआ है, अभी 14 फेब को हुआ है NTSC स्टेज 2 2019 का। कोविड की वजह से डिले हो गया था थोड़ा, तो उसको देखिएगा, यूट्यूब पे शायद आ गया होगा। तो उसमें ये तरीके बताए गए हैं, वो पेपर देखिएगा, उसका लेवल कैसा है और उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए हमें। 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton if each is given an additional charge of -6 microcoulomb. The new force is, ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए जरा। इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2 न्यूटन या 4 या 5 या 7.5, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोशिश करिएगा लॉजिक और कॉमन सेंस से करने की, जैसे हम तरीका बता रहे हैं आपको, वो तरीके करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर पाएंगे। और प्रैक्टिस करने का टाइम कहाँ है, क्लास में ही होता है। अभी हम लोग क्लास में हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्राई करिए पहले वैसे करने से, जो मेथड हमने बताया अभी आपको, ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए। तुक्का मत मारिए, जो हमने बताया वो तुक्का नहीं है, वो मेथड है अच्छा एक। पहले वाले जो इंफॉर्मेशन है उससे आपको क्या निकालना है ये पता होना चाहिए। पहली वाली जो इंफॉर्मेशन है यहां तक, इससे क्या निकालना है, जिसको सेकंड में यूज करेंगे। फिर
क्या निकालना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस निकाली किसी ने डिस्टेंस कितनी? देखो 4 3 12 है यहाँ से, और दोनों रखे हुए हैं, और ये है 10, तो 10 इधर रहेगा आपका, 10 ये हो जाएगा 12 माइक्रो कूलॉम है। इनको आंसर न्यूटन में आ रहा है तो कूलॉम में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, -6 होगा ना? अच्छा 5 न्यूटन आ भी गया आंसर। चलो कुछ बच्चों का आ गया नहीं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा के के लिए। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर कितना मिलेगा आपको? यहाँ से 10 टू द पावर -3 मिलेगा, और 12 9 से कितना होता है? 108 है ना? नीचे तो डी स्क्वायर चल ही रहा है, तो ये आपका डी स्क्वायर आ जाएगा 108 इंटू 10 से क्या होगा ये? -4 ना? डी इतना ही आ रहा है? डी कितना आ रहा था? यही आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है? क्या डी इतना ही आ रहा है? यहां आप लोगों ने कूलम में चेंज नहीं किया क्या? नहीं किया? नहीं, कूलम में चेंज नहीं, तो कूलम में चेंज नहीं करेंगे तो न्यूटन में आंसर कैसे आएगा? कूलम उसकी एसआई यूनिट है ना। बताओ, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। तो ये फोर्स की एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में आंसर लाने के लिए कूलम में चेंज करना पड़ेगा। डी स्क्वायर को डी स्क्वायर ही रहने देते हैं अभी। फिर कह रहा है इफ ईच इज गिवन विद एडिशनल चार्ज ऑफ -6 कूलम, तो -6 कूलम का एडिशनल चार्ज देंगे तो यहाँ कितना बचेगा बताइए? दोनों हाँ, -3 यहाँ बचेगा, -3, और वहाँ कितना बचेगा उसके पास? -2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -12। अच्छा नीचे क्या होगा? अच्छा k भी तो है ऊपर, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। नीचे क्या रखते हैं? 108 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखिए कितना आता है आंसर। यहाँ से ये होगा 12, ठीक है, ये होगा 3 4 ये होगा 2 2 ठीक है, और 5 आंसर आएगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि 1/2 आ रहा है। देख रहे हैं 1/2 है भाई, 2 बच रहा ना नीचे, 1/2 है तो 5 ही आंसर आना है, और कोई आना नहीं है। आप लोग करके भी देख सकते हैं, यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए 9 है, और ये 12 हो जाएगा, 12 का इधर 3 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। सही है, 5 न्यूटन, ठीक है। आर की वैल्यू तो डी स्क्वायर तो यहाँ पे भी निकाला है। अच्छा हाँ, के की वैल्यू रखना जरूरी नहीं था, सही कह रहा है, के की वैल्यू रखना जरूरी नहीं था, के को कांस्टेंट की तरह ही लेकर चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, तो और जल्दी हो जाता है ये सवाल भाई। इसको हाँ सही है, अच्छा है। तो अगर आप के की वैल्यू नहीं भी रखेंगे तब तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए थी, और कैलकुलेशन बढ़ गया उससे, ठीक है। लेकिन माइक्रो कूलॉम को कूलॉम में चेंज करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। एसआई यूनिट में आंसर पूछ रहा है तो एसआई यूनिट में ही निकालिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग और पढ़ लेते हैं आज।